हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनीट यूजी 2022 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था, 4 सितंबर 2022 को। यहाँ हम पेपर का कोड W6 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो की सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैचिंग बेस्ड। क्या कह रहा है जरा देखिए। इसमें आपके सामने दो लिस्ट दे रखी हैं। लिस्ट वन में आपके पास क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है n और l, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l और मैग्नेट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इनकी वैल्यूज दे रखी हैं। और लिस्ट टू में आपके सामने ऑर्बिटल्स के नाम दे रखे हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए जरा लिस्ट वन में क्या क्या दे रखा है। लिस्ट वन में आपके पास ए ऑप्शन दे रखा है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन कह रहा है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। सी ऑप्शन कह रहा है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन कह रहा है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0। और इसके लिए जो ऑर्बिटल्स आपको गिवन है वो कौन से हैं? 2s, 3s, 2p एंड 3d। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में आगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी ए की सही मैचिंग है थर्ड, बी की सही मैचिंग है फोर्थ, सी की सही मैचिंग है सेकंड और डी की सही मैचिंग है फर्स्ट। अभी आया कैसे, तो उसके लिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमको सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, राइट? सो वी नो दैट द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए सबशेल। एल इज इक्वल टू 0 होता है तो वो एस सबशेल के लिए, एल इज इक्वल टू 1 है पी सबशेल के लिए, एल इज इक्वल टू 2 है डी सबशेल के लिए और एल इज इक्वल टू 3 है एफ सबशेल के लिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1, क्या हो गया? तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब है सेकेंड शेल और उसके अंदर l इज इक्वल टू 1 है, मतलब 2p सब शेल के अंदर प्रेजेंट 2p ऑर्बिटल की बात की जा रही है। इसी तरह से n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 3 का मतलब है थर्ड शेल है और उसमें l इज इक्वल टू 2 यानी कि d सब शेल की बात हो रही है। तो 3d सब शेल के अंदर प्रेजेंट 3d ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से आगे देखिए, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, मतलब थर्ड शेल के अंदर प्रेजेंट s सब शेल की बात हो रही है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा 3s ऑर्बिटल को। इसी तरह से n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर s सब शेल की बात हो रही है जिसमें 2s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये इजी क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल से रिलेट करना था। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 एक मॉडरेट क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट भी इंक्लूड किया गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.15 ग्राम पर ml, then the mass of 2.5 ml solution in correct significant figures is। ये वैसे मोल कंसेप्ट का भी क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट चैप्टर में ही आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, और साथ ही साथ यहाँ पे डेंसिटी मास को भी रिलेट किया जा रहा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 53.75 ग्राम, सेकंड ऑप्शन 5375 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम, थर्ड ऑप्शन 5.4 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन 5.38 ग्राम। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए स्टूडेंट्स, कि एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 2.15 ग्राम पर ml और आपको उसका वॉल्यूम भी दे रखा है 2.5 ml और आपको मास बताना है। ठीक है। लेकिन वो आपको आंसर देना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में। ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3, दैट इज 5.4 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। अभी आया कहां से, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 2.15 ग्राम पर ml, वॉल्यूम भी क्वेश्चन में गिवन है 2.5 ml। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.375 ग्राम, जो कि नियरली इक्वल है 5.4 ग्राम की। तो इसका मतलब आंसर हो गया 5.4 ग्राम। ओके, इसके साथ ही एक कंसेप्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड as having the same number of significant digits as the number with least number of significant digits. Okay, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है तो उस समय जो आप फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट करोगे उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए, उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए जितना कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो उनमें से लीस्ट के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2.5 ml के अंदर 2 सिग्निफिकेंट नंबर थे, तो हमने भी 5.4 जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में ही आंसर निकाल के फिर बताया। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व था, सिग्निफिकेंट नंबर इसमें इन्वॉल्व था, और डेंसिटी मास वाला क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन दोनों मिक्स होने की वजह से थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा और क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन भी पता चल गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A क्या कह रहा है? Chlorine is an electron withdrawing group, but it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution. Assertion ये कह रहा है कि क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बट जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये तो हो गया assertion। अब इसका रीजन क्या दिया है देखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. However, due to more pronounced resonance effect, the halogen stabilizes the carbocation at ortho and para positions. क्या कहने का मतलब हुआ कि जो क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। साथ ही साथ जो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से हेलोजन एटम जो हैं वो स्टेबलाइज करेंगे कार्बोकेटाइन को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब इस रीजन और इस एसर्शन के रेस्पेक्ट में आपको बताना है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके आपको सही ऑप्शन को या जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एसर्शन और रीजन के हिसाब से। ओके, तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। और पहला ऑप्शन कह रहा है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4, यानी कि जो असर्शन है वो करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है। इसको समझते हैं जरा, देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए, हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दे शो हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहली बात तो ये सबको पता होनी चाहिए कि जो हेलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। क्यों? ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। इसी वजह से वो क्या शो करते हैं? हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट वो शो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे शो बोथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंट इफेक्ट। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो जो हेलोजन एटम्स हैं उनके दो इफेक्ट देखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट भी होगा। कैसे? तो देखिए जरा, जैसे हम यहाँ क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन थ्रू माइनस आई इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा माइनस आई इफेक्ट से, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से।
एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन थ्रू पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा कौन? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा प्लस आर इफेक्ट से, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट से। ठीक है, अब आगे देखिए। Through negative inductive effect, chlorine destabilizes the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution reaction। यही बात यहाँ पे बता रही है, जो रीजन को गलत साबित कर रही है कि जब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो उस वजह से क्लोरीन क्या करेगा? डीस्टेबलाइज कर देगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो बनता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जबकि रीजन में कह रहा है कि वो क्लोरीन स्टेबलाइज कर देता है। ये गलत है। आप देखिए, अगर हमने क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं और उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान अगर इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है तो जो इंटरमीडिएट एरिनियम आयन बनता है वो लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सो यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। किसका? क्लोरीन का। जिससे क्या देखने को मिला? डीस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, जिस वजह से जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, अब आगे देखिए। Through positive resonance effect, halogen tends to stabilize the carbocation and the effect is more pronounced at ortho and para position। ये तो हमने पहले समझा कि इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है। अब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होगा? हेलोजन स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये इफेक्ट ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हियर द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा रेजोनेंस इफेक्ट से एंड कॉजेज द नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल, जिसकी वजह से अगर जब हम कह रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा पॉजिटिव रेजोनेंट इफेक्ट से, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल होगा एंड दस कॉजेज द नेट डीएक्टिवेशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हेलोबेंजीन की, या जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन की एक्टिविटी या उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, नेट डीएक्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, the resonance effect tends to oppose the inductive effect for attack at ortho and para position and makes the deactivation less for ortho and para positions attack। यानी कि जो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो वो इंडक्टिव इफेक्ट को अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। इस वजह से क्या होगा कि जो डीएक्टिवेशन देखने को मिलेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे अटैक पर कम देखने को मिलेगा। ओवरऑल डीएक्टिवेशन तो होगा, लेकिन वो डीएक्टिवेशन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम होगा। इसका मतलब हुआ हेंस द रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट। रिएक्टिविटी कहां से देखेंगे? स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट से। एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रेजोनेंस इफेक्ट। और ओरिएंटेशन मतलब कहां आके जुड़ना है इलेक्ट्रोफाइल को, ऑर्थो पे या पैरा पे, वो रेजोनेंस इफेक्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि जो असर्शन है वो बिल्कुल सही बात कह रहा है, लेकिन रीजन है वो गलत है। और मैंने आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे क्या काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक मॉडरेट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे जो आपको दिया है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। टू हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। Cobalt plus 3 by the gain of electrons form cobalt plus 2 and electrode potential for cobalt plus 2 and cobalt plus 3 is minus 1.81 volt. 2Al plus 3 gains 6 electrons to form 2 aluminium solid and the electrode potential for aluminium plus 3 is equal to plus 1.66 volt. The standard EMF of a cell with feasible redox reaction will be। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फिजिबल redox reaction होगी उसके लिए स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन है -3.47 वोल्ट, +7.09 वोल्ट, +0.15 वोल्ट और +3.47 वोल्ट। इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स। आपके सामने दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी हैं और आपको बताना है कि जो फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन होगी, जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल यानी कि ई नॉट सेल कितना आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ, दैट इज +3.47 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर।
अभी आया कैसे, तो देखिए जरा ध्यान से, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है ई नॉट कोबाल्ट प्लस 2 कोबाल्ट प्लस 3 है -1.81। तो हम जानते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो ई नॉट कोबाल्ट प्लस 3 कोबाल्ट प्लस 2 विल बी माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट? सो माइनस into minus of 1.81, that comes out to be plus 1.81 volt. ओके, अब इसी तरह से देखिए ई नॉट एल प्लस 3 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है प्लस 1.66 वोल्ट, लेकिन हमको रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ई नॉट एल प्लस 3 एल लिखना है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ प्लस 1.66 वोल्ट, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो ई नॉट एल प्लस 3 एल आएगा माइनस 1.66 वोल्ट। ठीक है, अब यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो फिजिबल रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो कब हो पाएगी, जब ई नॉट वैल्यू कैथोड का एनोड से ज्यादा हो, यानी हम कोबाल्ट को कैथोड के फॉर्म में लें, एल्यूमिनियम को एनोड के फॉर्म में लें, तभी जाके ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और सेल रिएक्शन फिजिबल होगी। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, फॉर फिजिबल redox reaction E naught cell is equal to reduction potential of cathode minus reduction potential of anode। कैथोड किसे बनाना होगा, जिसका ई नॉट वैल्यू ज्यादा है, कोबाल्ट को। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कोबाल्ट प्लस 3 कोबाल्ट प्लस 2 माइनस ई नॉट एल प्लस 3 एल। एल्यूमिनियम वाले इलेक्ट्रोड को हमको, इस हाफ सेल को हमें एनोड बनाना होगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखिए ध्यान से, तो वैल्यूज पुट कर दिया आपने, 1.81 वोल्ट माइनस माइनस 1.66 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1.81 वोल्ट प्लस 1.66 वोल्ट, दैट कम्स आउट टू बी 3.47 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल आएगा वो आएगा प्लस 3.47 वोल्ट। ये एक मॉडरेट क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55, पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोरोन फैमिली 13 ग्रुप एलिमेंट से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैचिंग करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कंपाउंड्स के नाम हैं और लिस्ट 2 में उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखिए कंपाउंड्स कौन कौन से दे रखे हैं, बोरेक्स, कर्नाइट, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड बोरेक्स बीड। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, NaBO2, Na2B4O7.4H2O, S3BO3, Na2B4O7.10H2O। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके लिए ऑप्शंस क्या दे रखे हैं जरा देखिए, फिर हम उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात। तो क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके सामने जो ऑप्शंस लिखे गए हैं उसमें से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि ए की करेक्ट मैचिंग है 4, बी की करेक्ट मैचिंग है सेकंड, सी की करेक्ट मैचिंग है थर्ड और डी की करेक्ट मैचिंग है फर्स्ट। अब एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करें बोरेक्स की, तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ओके, सेकंड है कर्नाइट, कर्नाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.4H2O, यहाँ टेट्राहाइड्रेट हो जाता है। थर्ड है ऑर्थोबोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H3BO3। एंड देन फोर्थ है बोरेक्स बीड, ये होता है सोडियम मेटाबोरेट, दैट इज NaBO2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन फोर एलिमेंट्स इज। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है फोर एलिमेंट्स के लिए, वो उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड ऑप्शन है कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और फोर्थ ऑप्शन है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी कैसे आया, तो देखिए पहले हम एक जनरल बात करें कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, the first ionization enthalpy of elements increases because the effective nuclear charge increases along a period।
यानी कि अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो जनरली बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ता है किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। ओके, अब आगे देखिए। अब इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स आपको कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हालांकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद आता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका ज्यादा है, बट फिर भी नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मोर हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नाइट्रोजन, दैट इज 1s2 2s2 2p3 व्हिच रिक्वायर्स मोर एनर्जी। नाइट्रोजन में स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s2 2s2 2p3 होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे मोर स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिस वजह से इसका फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, और फ्लोरीन जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, उसके लिए आयनेशन एंथैल्पी का वैल्यू आएगा सबसे हाईएस्ट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट आयनेशन एनर्जी का कार्बन, क्योंकि इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। ऑक्सीजन, इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में यहाँ पे नाइट्रोजन का आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और फ्लोरीन जिसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है इन चारों एलिमेंट्स में से, इसलिए उसके आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाई आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी क्वेश्चन था ये, और मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपको मैचिंग करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ डिफेक्ट्स के नाम है, और लिस्ट 2 में ये बताया है कि वो डिफेक्ट कौन शो करता है। ओके, तो लिस्ट 1 में आपके पास ऑप्शन है फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट। लिस्ट 2 में आपको दे रखा है सबसे पहले नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस, सेकंड कह रहा है नॉन आयनिक सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस, और थर्ड कह रहा है आयनिक सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स डिक्रीजेस। अब आगे देखिए, लिस्ट 1 का फोर्थ डिफेक्ट का नाम दे रखा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और लिस्ट 2 में जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो है आयनिक सॉलिड्स एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें क्वेश्चन ही कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 कह रहा है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। ऑप्शन 2 कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ऑप्शन 3 कह रहा है ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो ए की करेक्ट मैचिंग है वो है 4, बी की करेक्ट मैचिंग है वो थर्ड, सी की करेक्ट मैचिंग है वो फर्स्ट, और डी की करेक्ट मैचिंग है वो सेकंड। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही क्या होते हैं? जो आयनिक सॉलिड्स के द्वारा शो किए जाते हैं, एंड इन दीज डिफेक्ट्स द डेंसिटी डिक्रीजेस एंड रिमेन सेम रेस्पेक्टिवली। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती है। ठीक है, अब जो दूसरे दो डिफेक्ट की बात की गई है वो है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड्स के द्वारा शो किए जाते हैं, एंड इन दीज डिफेक्ट्स the density decreases and increases respectively. वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, जिसमें ए का मैचिंग है 4, बी का मैचिंग है थर्ड, सी का मैचिंग है फर्स्ट और डी का मैचिंग है सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग 4 आइसोमर्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। यानी कि SN2 रिएक्शंस के लिए जो नीचे 4 आइसोमर्स दे रखे हैं उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमको प्रेडिक्ट करनी है। तो देखिए एक बार हम जल्दी से क्वेश्चंस को देखते हैं आगे, और फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शंस, आंसर और फिर एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। फर्स्ट है CH3 CH2 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 Cl, दैट इज 1 क्लोरोब्यूटेन।
सेकेंड है CH3CH2CHClCH3 दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन। थर्ड है CH3 होल ट्वाइस CHCH2Cl और फोर्थ है CH3 होल थ्राइस CCl। ओके, आपके पास करेक्ट ऑप्शन, आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है? पहला ऑप्शन है 4 2 3 1 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड ऑप्शन है 4 3 2 1 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन है 1 2 3 4 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और फोर्थ ऑप्शन है 1 3 2 4 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है फर्स्ट की, फिर थर्ड की, फिर सेकंड की और फिर फोर्थ की। अब आइए सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं और वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए, फॉर SN2 रिएक्शन द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेरिक हिंड्रेंस caused by the bulky groups। SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होगी एल्किल हैलाइड की, वो डिपेंड करेगी स्टेरिक हिंड्रेंस कितनी क्रिएट होती है बल्कि एल्काइल ग्रुप से। ठीक है, the rate of SN2 reaction or the reactivity towards SN2 reaction is inversely proportional to the steric hindrance caused by the bulky alkyl groups। यानी जो SN2 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी होती है या जो रेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस जो क्रिएट होगी बल्कि एल्किल ग्रुप्स की वजह से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस अमंग द फोर आइसोमर्स इज एज फॉलोज। तो हम पहले स्टेरिक हिंड्रेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लेते हैं, तो हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो है 4 में, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हुई है। फिर है सेकंड में जहां ब्रांचिंग और कम हुई है। फिर है थर्ड में जहां ब्रांचिंग और कम है। और फिर है फर्स्ट में जहां एक स्ट्रेट चेन आइसोमर दे रखा है। Hence the order of reactivity of force isomers towards SN2 reaction will be, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी फर्स्ट की, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। फिर थर्ड की, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी और ज्यादा है। फिर सेकंड की, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा है। और सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होगी 4 की, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है ये। यहाँ पे भी मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनकी शेप की बात की गई है। तो लिस्ट ए में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? NH3 अमोनिया, ClF3 दैट इज क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड और BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। इनकी शेप्स क्या क्या दे रखी है देखिए। स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल और टी शेप। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। इसका सही आंसर है थर्ड। थर्ड का मतलब हो गया कि ए की करेक्ट मैचिंग है 3, बी की करेक्ट मैचिंग है 4, सी की करेक्ट मैचिंग है 2 और डी की करेक्ट मैचिंग है 1। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। हम एक एक मॉलिक्यूल को सेपरेटली बात करते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल है NH3 दैट इज अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपने आप को ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के अंदर अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन यहाँ पे 3 NH बॉन्ड्स 3 बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है। यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है नाइट्रोजन एटम पे। अब आगे देखिए। सेकंड है ClF3 मॉलिक्यूल। इसमें क्लोरीन के ऊपर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से ही इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और क्लोरीन में आपको टी शेप देखने को मिलेगी। टी शेप का मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो तीनों फ्लोरीन एटम है, दोनों फ्लोरीन एटम दोनों एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे और एक इक्वेटोरियल पे रहेगा और 2 लोन पेयर जो है वो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखने को मिलेंगे। ओके, और आपको ClF3 मॉलिक्यूल की टी शेप देखने को मिलेगी। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्लोरीन पर sp3d होता है।
नेक्स्ट है PCl5 मॉलिक्यूल। इसमें 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोरस एटम पर और इसकी एक रेगुलर सिमेट्रिकल ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फोरस पे प्रेजेंट होता है। लास्ट है हमारे पास BrF5 मॉलिक्यूल। इसमें हमारे पास ब्रोमीन एटम पर 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो स्क्वायर पिरामिडल शेप एक्वायर कर लेता है। BrF5 मॉलिक्यूल में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लेकिन ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ना होके स्क्वायर पिरामिडल शेप यहाँ पे देखने को मिलेगी BrF5 मॉलिक्यूल में। इसका मतलब हो गया कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट मैचिंग ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। अब आगे देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से देखते ही देखते हम आ गए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। यानी क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि नाइट्रिक एसिड का जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया जाता है उसमें एक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो उसके प्रिपरेशन का एक पार्ट है। यानी आपको ये बताना है कि जब हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड करते हैं तो उसमें जो रिएक्शंस होती है उनमें से फॉलोइंग में से कौन सी रिएक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। आपके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है CuNO3 whole twice plus 2NO2 plus 2H2O in the presence of platinum at 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure gives 4HNO3 plus Cu. Second option कह रहा है NaNO3 plus H2SO4 in the presence of platinum at 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure gives NaHSO4 plus HNO3। एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 4NH3 plus 5O2 from air in the presence of platinum at 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure gives 4NO plus 6H2O। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 4HPO3 plus 2N2O5 in the presence of platinum at 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure gives 4HNO3 plus P4O10। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3। अब एक बार इसको समझते हैं कि आया कैसे। तो देखिए, on a large scale nitric acid is prepared by Ostwald process in which the following steps are involved। लार्ज स्केल अगर हम नाइट्रिक एसिड के प्रिपरेशन की बात करें तो वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से किया जाता है, जिसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं प्लैटिनम गॉज की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर पर और 9 बार प्रेशर पे, जिस वजह से अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाती है NO में, नाइट्रिक ऑक्साइड में, और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। सेकेंड स्टेप में जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, मींस NO प्लस O2 गिव्स NO2। और थर्ड स्टेप में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है वो वाटर से ट्रीट करने पर HNO3 बनाता है एक्वस और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में NO रिलीज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है यही आपका ऑप्शन 3 है। ये ओस्टवाल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है नाइट्रिक एसिड का लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में। Hence the correct answer of this question is 3। ओके, जो थर्ड ऑप्शन में जो इक्वेशन दे रखी है वो ओस्टवाल प्रोसेस में यूज होती है, जो कि लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन का मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल, वो कौन से चैप्टर से पूछे गए ये सारा डिस्कस किया। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। Okay students, thank you very much।